आप सभी का स्वयं मूक प्रोग्राम में पुनः स्वागत है। उद्यमिता विषयक इस स्वयं मूक प्रोग्राम में अभी तक हमने कई सारे विषयों पर चर्चा की है। आज जिस विषय पर हम अपनी चर्चा करेंगे वह है व्यावसायिक समूह, जिसको अंग्रेजी में बिजनेस ग्रुप्स कहा जाता है। तो इस सत्र को सुनने के बाद आप सक्षम होंगे सबसे पहले तो यह समझने में कि व्यावसायिक समूह होते क्या हैं। उसके बाद आप ये भी समझ पाएंगे कि व्यावसायिक समूह की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और इसके साथ आप ये भी समझ पाएंगे कि उनके क्या-क्या लाभ होते हैं। और इसी तरीके से मैं आपको सत्र के अंत में कुछ बड़े जो व्यावसायिक समूह हैं भारत देश के, उनके उदाहरणों के साथ आपको ये बताऊंगी कि वो किस तरीके से काम करते हैं। तो आइए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। हम ये जानते हैं कि किसी भी देश के विकास में या उसकी विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने में सबसे ज़रूरी जो होता है वह होता है उस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत सारी उत्पादक गतिविधियों को करना या उनको बढ़ावा देना। जैसे उत्पादक गतिविधियों की हम बात करते हैं तो उसमें हमारा उत्पादन, वितरण और निर्माण आदि चीज़ें शामिल होती हैं। तो जितनी अधिक उत्पादक गतिविधियां किसी एक अर्थव्यवस्था में होती हैं, उससे अर्थव्यवस्था को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जैसे अगर उत्पादक गतिविधियां अधिक होती हैं तो अर्थव्यवस्था में रोजगार का सृजन होता है, लोगों को काम मिलता है, वो पैसा कमाते हैं तो वो पैसा खर्च करते हैं, जिससे देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग उत्पन्न होती है। तो जब मांग और वस्तुओं और सेवाओं की मांग उत्पन्न होती है तो उससे उत्पादक को अभिप्रेरणा मिलती है कि मुझे और उत्पादन करना चाहिए। अब वह उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन के और साधनों को जुटाने का प्रयास करता है, फिर उनको भी रोजगार मिलता है, फिर उनकी भी आय उत्पन्न होती है और इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि एक देश में उद्यमिता का महत्व बहुत ज़्यादा है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा महत्व हो जाता है व्यावसायिक समूहों का। अब अगर बात करें विकासशील और विकसित देशों की, तो विकसित देशों में तो चूँकि जीडीपी की दर ज़्यादा होती है और वो अपने विकास को बहुत तेज़ी से प्राप्त कर चुके होते हैं। लेकिन जब बात आती है विकासशील देशों की या अविकसित देशों की, तो उनको अविकसित से विकासशील बनने और विकासशील देशों को विकासशील से विकसित बनने में सबसे ज़्यादा जो बड़ा योगदान होता है वह होता है उत्पादन का और उद्यमिता का। तो इस तरीके से किसी भी देश के विकास में व्यावसायिक समूह जो होते हैं वह अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं और विभिन्न तरीकों से अपना योगदान देते हैं, जिसका लाभ उस देश की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से भी मिलता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी मिलता है। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, उस देश में रोजगार का सृजन होता है, लोगों की आय बढ़ती है और इस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से चल निकलती है। अब अगर बात करें देश की, तो भारत में भी व्यावसायिक समूह जो हैं उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है भारत को वैश्विक पटल पे अपनी छवि मजबूत करने में, या बात हो देश के जीडीपी में बढ़ोतरी करने की। तो जीडीपी बढ़ोतरी करने की बात हो या वैश्विक पटल पे भारत की छवि मजबूत करने की बात हो या निर्यात प्रोत्साहन की बात हो, यह व्यावसायिक समूह ने बहुत सारे लाभ भारत देश की अर्थव्यवस्था को प्रदान किए हैं विगत कई दशकों में। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जो व्यावसायिक समूह होते हैं वह देश में औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास दोनों को बराबर रूप से बढ़ाते हैं और उनको बढ़ाने में सहायक भी होते हैं। और चूंकि ये अपनी नेटवर्क संरचना और अंतर संबंध के कारण जो पारंपरिक निगम होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग होते हैं, तो इनके उद्देश्य जो होते हैं वह केवल लाभ कमाना नहीं होता, या यूं कहूँ मैं कि यह केवल देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक लाभ नहीं प्रदान करते हैं, बल्कि इनसे देश में कई सारे सामाजिक लाभ भी लोगों को प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से यह देश को सामाजिक और आर्थिक लाभ दोनों ही प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, और इन सब के चलते किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। अब अगर बात परिभाषा की जाए तो व्यावसायिक समूह की परिभाषा के रूप में व्यावसायिक समूह जो होते हैं वह स्वतंत्र कंपनियों का एक ऐसा समूह होते हैं जो एक दूसरे से औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से जुड़ी हुई होती हैं, किंतु इनका प्रबंधन एक ही होता है, अर्थात एक ही प्रबंधन के अधीन होकर ये काम करती हैं। कंपनियां तो कई सारी होती हैं, ये अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई भी होती हैं और सब मिलके एक समूह के अंतर्गत काम करती हैं, लेकिन सबका अपना पृथक अस्तित्व भी होता है और सबका प्रबंधन एक ही होता है, यानी वह एक ही स्वामित्व के अंदर रहकर काम करती हैं, जिसके कई सारे लाभ भी इनको मिलते हैं और इसके चलते इनको अपना प्रदर्शन सुधारने में भी बहुत मदद मिलती है। अब आइए आगे बढ़ के समझते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं।
तो आर्थिक समूह जो होते हैं या व्यावसायिक समूह जिनको बोला जाए, वो कई सारे लाभों को अपने आप में समेटे हुए होते हैं और इसी के चलते वो औरों से बहुत भिन्न होते हैं। तो सबसे पहले अगर इनकी विशेषता की बात की जाए तो इनमें बहु इकाइयाँ शामिल होती हैं, यानी मल्टीपल एंटिटीज़ इनमें शामिल होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि समूह शब्द का अर्थ ही है कि उसमें कई सारी चीज़ें शामिल हैं। तो अगर बात व्यावसायिक समूह की आती है तो ये ऐसा समूह हो जाता है जिसमें मल्टीपल एंटिटीज़ या बहु इकाइयाँ व्यवसाय की शामिल होती हैं और सब कानूनी रूप से एक दूसरे से अलग भी होती हैं और सबका अपना अपना पृथक अस्तित्व भी होता है। इसके बाद इनकी जो अगली विशेषता है वह है प्रभुसत्ता वाला स्वामित्व, यानी ये सामान्यतः किसी एक के नियंत्रण में रहते हैं। इनका जो स्वामित्व होता है, जो ओनरशिप होती है, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है या केंद्रीकृत होती है। और अगर बात की जाए तो ये परिवार के प्रमुख के पास होती हैं या ये होल्डिंग कंपनी भी हो सकती है। अगर कई सारी कंपनियों की बात की जाए तो होल्डिंग कंपनी एक होगी, उसकी कई सारी सूत्रधारी कंपनियां होंगी। और अगर बात व्यावसायिक समूह के परिवार के पारिवारिक व्यवसाय की जाए तो परिवार का जो प्रमुख सदस्य होता है उसके हाथ में इस व्यवसाय की सत्ता होती है। इसके साथ ही इसकी जो अगली विशेषता है वह है साझे लक्ष्य। व्यावसायिक समूह जो होते हैं, चूँकि वो एक ही प्रबंधन के अधीन होते हैं, उनकी सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास या एक प्रमुख के पास होती है या एक परिवार के पास होती है, तो समूह के लक्ष्य सामान्यतः एक ही होते हैं। क्योंकि एक ही व्यक्ति उन्हें चला रहा है, तो जो लक्ष्य हैं वो साझा होते हैं और सब मिल के, समूह में जितनी कंपनियां हैं वो सब मिल के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। समूह जो हैं बहुत दीर्घकालीन रणनीति को लेकर काम करते हैं, यानी जो भी उनको प्राप्त करना है, जिन भी कामों को उनको करना है, जो भी उनके लक्ष्य हों, चाहे वह अल्पकालीन हो, दीर्घकालीन हो, वह मिलकर एक जैसे भी होते हैं और सामान्यतः यह दीर्घकालीन लक्ष्यों को लेकर ही रणनीति बना के काम करते हैं। यानी आज के समय में इनको अभी कुछ नहीं चाहिए, ये दूर की सोचते हैं कि भविष्य में आने वाले समय में जो व्यावसायिक समूह है वह और आगे कितना जाएगा और उसको आगे ले जाने के लिए और क्या-क्या करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनकी रणनीति वर्तमान में लाभ कमाना ही नहीं होता, बल्कि यह दीर्घकालीन लक्ष्यों को लेकर अपनी रणनीति बनाते हैं। इसके साथ ही इनकी जो अगली विशेषता है वह है अंतर फर्म संबंध और आर्थिक संबंध। व्यावसायिक समूह जो होते हैं उनके मध्य आर्थिक संबंध होते हैं, यानी अगर एक समूह में कई सारी कंपनियां हैं तो वह ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती हैं। ये एक दूसरे के व्यवसाय में निवेश भी करते हैं और इसके साथ इनके जो संसाधन होते हैं उनको भी ये मिल बांट कर उपयोग में लाते हैं। तो इस तरीके से इनमें आर्थिक संबंध भी होता है और इनमें अंतर फर्म संबंध भी होता है। भले ही एक प्रभुसत्ता वाला स्वामित्व हो, भले ही स्वामित्व या प्रबंधन इनका केंद्रीकृत हो, लेकिन एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ संसाधनों को बांटना, एक साथ मिलकर साझा लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये एक तरीके से एक दूसरे से आपस में इस तरीके से जुड़े होते हैं। अब अगर बात की जाए इनकी अगली विशेषता की तो वह है विविधीकरण, यानी डाइवर्सिफिकेशन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। व्यावसायिक समूह जो होते हैं उनको ऐसा लगता है कि यदि अगर किसी एक व्यवसाय में लाभ हो रहा है और दूसरे व्यवसाय में हानि हो रही है तो उसमें एक दूसरे से जुड़ाव होने के कारण एक की हानि को दूसरे के लाभ से सेट ऑफ किया जा सकता है या उससे उसका बचाव किया जा सकता है। तो इस तरीके से व्यावसायिक समूह जो हैं वह अपनी विविधता लाकर बहुत सारे जो व्यवसाय हैं उनको एक साथ करते भी हैं और इस तरीके से वे अपने जोखिम को बांटते भी हैं। यानी अगर किसी एक इकाई में हानि हो रही है और दूसरी इकाई से लाभ प्राप्त हो रहा है या दूसरे व्यवसाय से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वो अपने जोखिम को इस तरीके से एक दूसरे से बांटते हैं और उसको कम से कम करके अपने लाभ को सर्वाधिक करने का प्रयास करते हैं। अब आइए आगे समझते हैं कि व्यावसायिक समूह के लाभ क्या-क्या होते हैं। तो व्यावसायिक समूह में चूँकि कई सारी इकाइयाँ मिलकर कार्य करती हैं, इनके संयुक्त रूप से कार्य करने पर व्यवसाय को कई सारे लाभ मिलते हैं। जैसे व्यापार संचालन में कुशलता मिल जाती है, व्यवसाय अपने लक्ष्यों को विज़न और मिशन के हिसाब से ही तय करता है और सारे प्रयास जो होते हैं वो उसी दिशा में होते हैं। अब सबसे पहला जो लाभ व्यावसायिक समूह को मिलता है वह है पैमाने के प्रतिफल का लाभ, जिसे मैं अपने पिछले सत्र में आप सभी को समझा भी चुकी हूँ। पैमाने के प्रतिफल का सीधा अभिप्राय होता है जब व्यवसाय अपने उत्पादन का पैमाना बदलता है, यानी वह छोटे पैमाने से बड़े पैमाने की तरफ जाता है तो उसको कई सारी बचतें प्राप्त होती हैं जो उसको छोटे पैमाने में प्राप्त कर पाना संभव नहीं होता है।
तो इस तरीके से व्यावसायिक समूह क्योंकि विविधीकरण के रूप में काम करते हैं या वह कई सारे व्यवसायों को एक साथ करते हैं, तो इसके चलते क्या होता है कि वह अपने संसाधनों को एक साथ जुटाते हैं, उनकी लागत कम हो जाती है उत्पादन की, और वह अपने उत्पादन का पैमाना या स्तर बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिसके चलते उनको कई सारी बचतें मिल जाती हैं और ऐसे उनको पैमाने का प्रतिफल प्राप्त होता है, जिसकी मदद से वह अपनी प्रति इकाई उत्पादन की लागत भी कम कर पाते हैं और बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं को कम दामों पर अपने ग्राहकों को पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं और इसमें सफल भी हो पाते हैं। अब बात करते हैं इसके अगले लाभ की। यह संसाधनों का साझा उपयोग करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि व्यावसायिक समूह एक ही प्रभुसत्ता के अधीन है या बोला जाए एक ही प्रबंधन के अधीन है, तो संसाधन भी एक ही साथ खरीदे जाते हैं। एक साथ खरीदने के कारण संसाधन सस्ते भी पड़ते हैं, उनको जुटाना भी आसान होता है, और चूंकि संसाधन पूरे समूह के लिए एक साथ होते हैं तो उनका साझा उपयोग कर पाना भी आसान होता है। यानी कोई भी व्यवसाय हो समूह के अगर वो अंतर्गत आ रहा है तो कोई भी आसानी से उन संसाधनों का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। और इसमें सबसे आसानी तब हो जाती है जब जो संसाधन दुर्लभ होते हैं वह व्यवसाय के छोटी इकाई के लिए प्राप्त कर पाना या जुटाना थोड़ा कठिन होता है, तो समूह बड़े स्तर पर उसका ऑर्डर करता है, उसको प्राप्त करता है और उसका भंडारण करता है। व्यवसाय की कोई छोटी-सी भी इकाई है, तो वह इन दुर्लभ संसाधनों का आसानी से उपयोग कर पाती है या वह उनकी पहुँच में आ पाते हैं। अब बात करें इसके अगले लाभ की, तो वह है करों में बचत। जैसे मैंने आपको अभी-अभी बताया कि व्यावसायिक समूह में कई सारे व्यवसाय चलाए जा रहे हैं, तो अगर किसी एक में बहुत लाभ हो रहा है और दूसरे में हानि हो रही है, तो अपने एक व्यवसाय की हानि को दूसरे एक व्यवसाय की दूसरी इकाई के लाभ से सेट ऑफ करके उस हानि को भी कम किया जा सकता है और इस तरीके से करों में बचत भी प्राप्त की जा सकती है। अब इसी तरीके से इसका जो अगला लाभ है वह है कार्यों में सफलता। व्यावसायिक समूह जो होते हैं वह कार्यों को सुचारू रूप से संचालन कर पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि जो एक ही प्रकृति के सारे काम होते हैं उनको केंद्रीकृत कर दिया जाता है, जिससे समय और लागत दोनों में कमी आ जाती है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊं तो व्यावसायिक समूह के जितने व्यवसाय हैं उनके लिए अगर मानव संसाधन जुटाना है तो एक ही साथ रिक्रूटमेंट यानी भर्तियां चयन किया जा सकता है। विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों से उनकी आवश्यकता की वांछित जानकारी लेकर उन्हें कितने मानव संसाधन की या कितने कार्मिकों की आवश्यकता है, ये पता लगाकर उनकी ज़रूरतों को एक केंद्रीकृत रूप में व्यवसाय हायर कर सकता है और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। ठीक इसी तरीके से कच्ची सामग्री को जुटाने में भी इसी तरीके का प्रयोग किया जा सकता है। अब इसके साथ जो व्यावसायिक समूह का अगला लाभ है वह है नवाचार को बढ़ावा देना। व्यावसायिक समूह नवाचार को भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि कई सारी इकाइयाँ एक साथ काम करती हैं तो वे एक दूसरे से लगातार सीखती हैं और बेहतर होती चली जाती हैं। एक दूसरे की कमियाँ, एक दूसरे के कार्यों को समझना, उनसे सीखना और नया कुछ करना, उसकी अभिप्रेरणा लगातार सबको एक दूसरे से मिलती रहती है, चूँकि पारिवारिक समूह के रूप में ही वह काम करता है, तो जिससे व्यवसाय में नवाचार को बढ़ावा मिलता है और इसका लाभ जो है वह संपूर्ण व्यवसाय को मिलता है, जो नए उत्पाद, नई तकनीक या नए किसी मार्केटिंग के टूल के रूप में भी हो सकता है। इसके अलावा जोखिम विविधीकरण में भी व्यावसायिक समूह बहुत माहिर होते हैं, क्योंकि कई सारे व्यवसाय इसमें शामिल हैं, तो एक दूसरे के लाभ और हानियों को आपस में बाँटकर वो और व्यवसाय का विविधीकरण करके यानी कई तरीके के व्यवसायों को एक साथ चला के व्यवसाय अपने लाभों का सर्वाधिकरण भी कर सकता है। इसके अलावा व्यावसायिक समूह में लोगों का दायित्व सीमित होता है, यानी किसका क्या काम है वह पहले से तय होता है और उसे अपनी भूमिका के बारे में काफ़ी जानकारी भी होती है, जिसके चलते सभी अपने काम को दक्षता से करते हैं, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से करते हैं और समूह को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अब बात की जाए नेटवर्किंग की। वर्तमान समय में बिना नेटवर्किंग के कुछ भी संभव नहीं है। तो चूँकि व्यावसायिक समूह कई सारी कंपनियों का समूह होते हैं, तो कर्मचारी एक दूसरे को जानते हैं, प्रबंधन के लोग एक दूसरे को जानते हैं, सब मिलके काम करते हैं, तो एक दूसरे के नेटवर्क का फ़ायदा सभी को मिलता है और जिसका जो समग्र लाभ है वो व्यवसाय के लाभ पर दिखाई देता है।
और इसके अलावा सुधरा हुआ प्रदर्शन भी एक इसका और लाभ है, क्योंकि व्यावसायिक समूह बेहतर प्रशासन के अंतर्गत काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, समूह के संसाधनों का सामूहिक रूप से उपयोग किया जाता है और एक दूसरे के साथ सीखते हुए, एक दूसरे की गलतियों से, एक दूसरे की सफलताओं की कहानियों से सब सीखते हैं, तो इसके चलते समूह का जो प्रदर्शन है वो बेहतर होता चला जाता है। तो इस तरीके से व्यावसायिक समूह जो हैं उनके कई सारे लाभ होते हैं और यही बात है जो उन्हें और दूसरे विभिन्न व्यवसायों से अलग बनाती है और इसके माध्यम से वह खुद को तो लाभान्वित करते ही हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी उनके कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। अब चलिए मैं आगे आपको समझाती हूँ भारत के कुछ ऐसे व्यावसायिक समूह जो विगत कई दशकों से, या यूं कहूँ मैं स्वतंत्रता के समय से कुछ पारिवारिक समूह, व्यावसायिक समूह चले आ रहे हैं और जिनका देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है, या यूं कहा जाए, या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भारत के जो जीडीपी में वृद्धि हुई है उसमें इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सबसे पहला जो व्यावसायिक समूह है वह है टाटा समूह। टाटा समूह की स्थापना 1868 में जमशेद जी टाटा द्वारा की गई और टाटा समूह जो है वह एक वैश्विक उद्यम है जिसका मुख्यालय भारत में है और जिसमें 10 क्षेत्रों में लगभग 30 कंपनियां शामिल हैं। यह समूह 6 महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में कार्य करता है। प्रत्येक टाटा कंपनी या उद्यम का अपना निदेशक मंडल है और वह उसी के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। 31 मार्च 2024 तक 26 सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध टाटा उद्यम रहे हैं जिनका संयुक्त बाजार पूंजीकरण लगभग $365 बिलियन से अधिक रहा है। समूह का राजस्व जो है वर्ष 2023-24 में 165 बिलियन यूएस डॉलर रहा और समूह में लगभग 10 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। समूह लोहा, स्टील, ऑटोमोबाइल, वित्त, होटल, बीमा, शिक्षण संस्थान, फार्मा इत्यादि क्षेत्रों में काम करता है। यहाँ पे आपको इस समूह के पिक्चर्स ऐड करने हैं। अब अगला समूह जो है वह है अडानी समूह। यह भी एक बहुत बड़ा समूह है जिसे गौतम अडानी जी ने 1988 में स्थापित किया। वर्तमान में यह समूह बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, बिजली आदि क्षेत्रों में काम करता है। आज यह भारत के बड़े व्यावसायिक समूह में शामिल है और समूह के बारे में यह कहा भी जाता है कि समूह उस क्षेत्र में निवेश करता है या उस क्षेत्र में अधिक निवेश करता है जहां ग्रोथ की संभावना बहुत अधिक है। तो जो निवेशक होते हैं उनके लिए भी ये एक एक तरीके की तकनीक है कि अगर अडानी समूह किसी चीज़ में निवेश कर रहा है तो इससे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर या उस विशिष्ट क्षेत्र में ग्रोथ की संभावना को उन्होंने, या वृद्धि की संभावना का उन्होंने आकलन कर लिया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो व्यावसायिक समूह है भारत में वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। समूह की स्थापना श्री धीरूभाई अंबानी जी द्वारा की गई और वर्तमान में यह समूह मुकेश अंबानी जी द्वारा संचालित है और समूह के जो मुख्य कार्य हैं और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि यह एक बहुराष्ट्रीय समूह है और समूह कई सारे क्षेत्रों में कार्यरत है जिसमें खुदरा है, टेक्सटाइल है, मनोरंजन है, डिजिटल सेवाएं हैं, दूरसंचार है, पेट्रोकेमिकल है। इसके अलावा जो समूह है वह शिक्षा में भी काम करता है, मीडिया, ई कॉमर्स इत्यादि क्षेत्र हैं जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वह लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए काम कर रहा है। इसके अलावा जो अगला समूह है वह है श्रीराम समूह। श्रीराम समूह की स्थापना 1974 में की गई और इसके संस्थापक श्री आर त्यागराजन द्वारा ने इसको स्थापित किया और उनका उद्देश्य इसको स्थापित करने के पीछे रहा वह था आम आदमी को वित्तीय सशक्तिकरण प्रदान करना। आज समूह में 3200 से अधिक शाखाएं हैं समूह की और श्रीराम समूह में आज लगभग 64,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और इसका जो AUM है वह लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपीज़ है। अब अगला समूह जो है वह है बिरला समूह। इसकी स्थापना 1857 में शिव नारायण बिरला द्वारा की गई और इसका मुख्य व्यवसाय जो है वह रसायन है, कपड़ा है, सीमेंट है, वित्त है। इनके अतिरिक्त जो इनके उद्योगों के नाम हैं वह आपने सुन रखे होंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, आदित्य बिरला फैशन हो गया, ग्रासिम इत्यादि इन्हीं के जो हैं वह ब्रांड्स हैं। इसके अलावा यह एक प्रभावशाली और बड़ा औद्योगिक घराना है जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहा है और यह एक बहुराष्ट्रीय समूह है जिसकी लगभग 36 से अधिक देशों में उपस्थिति है।
अगला समूह जो है उसके बारे में भी आपने सुन रखा होगा, वह है वेदांता समूह। यह 1976 में श्री अनिल अग्रवाल जी द्वारा स्थापित किया गया और यह प्राकृतिक संसाधन की एक बड़ी कंपनी के रूप में काम करता है, जिसमें तांबा, लौह, सीसा, मिश्र धातु इत्यादि शामिल हैं। भारतीय एंटरप्राइजेज, इसको श्री सुनील भारती मित्तल जी द्वारा 1976 में स्थापित किया गया। यह अफ्रीका और एशिया के लगभग 16 देशों में कार्यरत है। समूह की कंपनियां कई सारे क्षेत्रों में सक्रिय हैं, जिसमें भारती एयरटेल जो है वह एक अग्रणी वैश्विक दूरसंचार कंपनी के रूप में काम करती है और इसका परिचालन भारत और अफ्रीका के 15 देशों में होता है और कंपनी के राजस्व का बड़ा हिस्सा इसी से ही आता है। और इसके अलावा इसके जो अन्य व्यवसाय हैं जिसमें समूह काफ़ी सक्रिय है, वह है कृषि व्यवसाय, वित्तीय सेवाएं और विनिर्माण क्षेत्र इत्यादि। अगला समूह है बजाज, हमारा बजाज, जिसकी टैगलाइन रही है। इसकी स्थापना 1926 में श्री जमनालाल बजाज जी द्वारा की गई। बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, बजाज एलियांज, आलियांज, बजाज इलेक्ट्रिकल्स इसके प्रमुख ब्रांड हैं। इसकी मुख्य कंपनियों में बजाज ऑटो, बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड इत्यादि को शामिल किया जाता है। यह दुनिया की एक बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है और उसी के रूप में यह कार्यरत है। इसके अलावा समूह द्वारा कौशल विकास और ग्रामीण विकास को लेकर भी बहुत ज़्यादा कार्य विगत कई दशकों में लगातार रूप से किया जाता है। हमदर्द समूह, हमदर्द यानी सबके दर्द को साझा करने वाला। सन 1906 में जो हकीम हाफिज़ मजीद हैं, उन्होंने दिल्ली में यूनानी दवा के रूप में एक छोटी सी दुकान से हमदर्द की शुरुआत की थी, जो आज समूह का रूप ले चुका है और यह खाद्य पदार्थ की कंपनी के रूप में भी काम करता है। और इसके अलावा समूह शैक्षणिक क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय है और आपने इनके उत्पादों का नाम सुन रखा होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वह है रूह अफ़ज़ा शरबत। इसके अलावा बात की जाए अगले समूह की, तो वह है टीवीएस समूह। इस समूह की स्थापना 1911 में टीवी सुंदरम अयंगार द्वारा की गई और वर्तमान में समूह लगभग 60 से अधिक देशों में काम कर रहा है। और अगर समूह की बात की जाए कि 60 से अधिक देशों में काम करते हुए यह किन किन क्षेत्रों में सक्रिय है, तो उसमें परिवहन सेवाएं हैं, मोबाइल निर्माण है, वित्तीय सेवाएं इत्यादि हैं, जिनमें समूह जो है वह बहुत बेहतर काम कर रहा है। आखिरी समूह जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी वह है हिंदुजा समूह। यह भी एक बहुराष्ट्रीय समूह है जिसे परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने सन 1914 में स्थापित किया था और वर्तमान में यह विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है, जिसमें रसायन हो गया, आईटी हो गया, मनोरंजन हो गया, ऑटोमेटिव इत्यादि क्षेत्र हैं जिसमें समूह सक्रिय रूप से काम कर रहा है। और समूह का व्यवसाय जो है वो लगभग 30 से अधिक देशों में फैला हुआ है और यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है। तो इस प्रकार आपने देखा और समझा कि भारत में कितने सारे व्यावसायिक समूह काम कर रहे हैं और कितने दशकों से काम कर रहे हैं और इनका भारत की जीडीपी बढ़ाने में, रोजगार देने में, मांग और पूर्ति के संतुलन में बहुत बड़ा रोल रहा या बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इन्होंने भारत को न केवल वैश्विक स्तर पे मदद की है अपनी छवि बेहतर करने में, बल्कि देश की छवि को एक बड़े निर्यातक के रूप में भी मजबूत करने में इन सभी समूहों की एक बड़ी भूमिका रही है। और आज अगर बात की जाए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हो या विदेशी संस्थागत निवेशक हो, वह भारी मात्रा में इन समूहों में निवेश करते हैं, जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था में स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी आती है, निर्माण में भी तेज़ी आती है, निर्यात को भी बढ़ावा मिलता है। ये तो मैंने कुछ ही व्यावसायिक समूहों का उदाहरण आपको प्रस्तुत किया है। इस तरीके के कई सारे और व्यावसायिक समूह हैं जो भारत में काम कर रहे हैं और लगातार भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस तरीके से निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि व्यावसायिक समूह विकासशील और अविकसित देशों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और देश के विकास में इनका योगदान बहुत अधिक होता है। रोज़गार के अवसर प्रदान करना, सेवाओं को प्रदान करना या निर्यात को बढ़ावा देना, इनके माध्यम से बहुत हद तक संभव हो पाता है। भारत में अगर देखा जाए तो भारत की बड़ी जनसंख्या या जो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, उसके लिए उत्पादन करना, मांग और पूर्ति में संतुलन लाना और देश के लिए विदेशी मुद्रा को अर्जित करने के लिए निर्यात करना, वह इन सब का बड़ा योगदान रहता है और यह लगातार
प्रगति भी कर रहे हैं, विस्तार भी कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से विस्तार कर रहे हैं और इनका जो वैल्यूएशन है बाज़ार के हिसाब से वह भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और अगर कहा जाए कि यह ऐसे क्षेत्रों में अपने व्यवसाय का विस्तार कर रहे हैं जो किसी भी देश की अधोसंरचना और उसके समग्र विकास के लिए परम आवश्यक हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्होंने हर मोर्चे पर भारत की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा पहुंचाया है, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है और न केवल इनसे भारत को आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है, बल्कि इनके चलते भारत को कई सारे सामाजिक लाभ भी प्राप्त हुए हैं और इनके लाभ बहुगुणा होते हुए देश को लगातार एक नई मजबूती प्रदान करने के लिए सक्रिय रहते हैं और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को लगातार बनाए रखते हैं। तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि व्यावसायिक समूह विषय के इस सत्र में आपको समझ में आया होगा कि इन व्यावसायिक समूह औद्योगिक घरानों की क्या भूमिका रही है भारत के विकास में और आप कई सारे व्यावसायिक समूहों के बारे में भी सुने, समझे और इसी तरीके से सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगले सत्र में एक नए विषय के साथ हम एक बार पुनः मिलेंगे उद्यमिता विषय के इस MOOC प्रोग्राम में। आज के सत्र में बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और अपने ज्ञान में यूं ही वृद्धि करते रहिए।